एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की कुछ खास बातें दिखाई जाती हैं। लूफी खुद को आजाद कर लेता है, जिसे देखकर मोजी अपने शेर रिची को हुक्म देता है कि लूफी को अपने पैरों ताले कुचल दे। लेकिन लूफी बिना घबराए रिची पर जबरदस्त हमला करता है और उसे हरा देता है। ये सब देखने के बाद नामी फैसला करती है कि फिलहाल उन सब का मकसद एक ही है, इसलिए वो कुछ वक्त के लिए लूफी की टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन बगी अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अपनी खास बगी बॉल कैनन चलाओ और पूरे शहर को तबाह कर दो। लेकिन उसी वक्त मेयर हिम्मत दिखाते हुए बगी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि बातें छोड़ो और मुझसे लड़ो। इसके बाद हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, जोरो और एक्राबैट कबाजी के बीच महायुद्ध। टाइटल के बाद लूफी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बगी के सामने आकर कहता है कि जैसे उसने वादा किया था वो उसकी बंद बजाने वापस आ गया है। बगी गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो दोबारा उसके इलाके में कदम रखे। नामी कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी किससे लड़ाई है, बस उसका मैप और खजाना महफूज रहना चाहिए। मेयर सबको वहां से चले जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि ये शहर उनका है, इसकी हिफाजत भी वो खुद करेंगे और बगी से भी वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन लूफी समझ जाता है कि मेयर बगी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो एक ही पंच से उन्हें सिर्फ बेहोश कर देता है ताकि उनकी जान बच जाए। नामी हैरा होकर पूछती है कि ये क्या किया, लेकिन लूफी कहता है कि उसने मेयर को बचाया है। जोरो भी लूफी की बात से सहमत होता है और कहता है कि अगर मेयर बग्गी से लड़ते तो शायद जिंदा न बच पाते। नामी समझ जाती है कि लूफी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए बेहोश किया था। इसके बाद लूफी बग्गी के बिल्कुल सामने जाकर उसका मजाक उड़ा देता है। नामी फौरन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। बग्गी गुस्से से चीख कर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि लूफी को अभी उड़ा दो। जोरो लूफी से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन लूफी बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। बगी फौरन अपनी बड़ी कैनन से एक ताकतवर बगी बॉल लूफी की तरफ फायर कर देता है। सबको लगता है कि अब लूफी बच नहीं पाएगा, लेकिन आखिरी लम्हे पर लूफी अपने डेविल फ्रूट की ताकत इस्तेमाल करते हुए अपने पेट को एक बड़े गुब्बारे की तरफ फुला लेता है। कैनन बॉल सीधा उसके पेट से टकराती है और पूरी ताकत के साथ उल्टा बगी की तरफ वापस चली जाती है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और बगी के अपने ही आदमी उस धमाके की लपेट में आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जोरो कहता है कि अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले बता दिया करो, जबकि लूफी हंसते हुए कहता है कि इनको सबक सिखाने में बड़ा मजा आया। नामी शौक में पूछती है कि आखिर लूफी है क्या। जोरो मजाक में कहता है कि लगता है तुमने बगी को भी डरा दिया। नामी फिर कहती है कि जब से उसने रिची को हराया था तब से ही उसे शक था कि लूफी कोई आम इंसान नहीं है। वो पूछती है कि अभी जो उसने अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुला लिया था वो कैसे किया। लूफी मुस्कुरा कर कहता है कि उस टेक्निक का नाम गम गम बलून है। नामी कहती है कि वो नाम नहीं पूछ रही बल्कि ये जानना चाहती है कि उसने ऐसा किया कैसे। तब लूफी बताता है कि उसने डेविल फ्रूट खाया है और इसी वजह से उसका पूरा जिस्म रबर का बन चुका है। ये सुनते ही बगी गुस्से से चीखता है और कहता है कि उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन अपने ही एक आदमी को अपने सामने ढाल बना लेता है। नामी उसकी ये घटिया हरकत देखकर कहती है कि कोई अपनी जान बचाने के लिए अपने ही साथियों को ढाल कैसे बना सकता है। उसी वक्त मोजी वहां पहुंचता है और लूफी को देखते ही जोर से चीखता है कि ये वही टोपी वाला लड़का है। वो कैप्टन बग्गी को होशियार करते हुए बताता है कि लूफी के पास डेविल फ्रूट की पावर्स हैं और उसका पूरा जिस्म रबर का बना हुआ है। मोजी की बात सुनते ही नामी हैरानी से पूछती है कि रबर का क्या मतलब है। इस पर लूफी आराम से जवाब देता है कि इसका मतलब है डेविल फ्रूट। बग्गी फौरन समझ जाता है और कहता है कि इसी वजह से लूफी उनकी बग्गी बॉल को वापस उन्हीं की तरफ फेंक सका। तभी बग्गी का एक आदमी गुस्से में कहता है कि कैप्टन अब वो इस बेइज्जती को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बग्गी भी गुस्से से कांप रहा होता है और कहता है कि यूस इतना गुस्सा आ रहा है कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। उसी दौरान मोजी की नजर रिची पर पड़ती है जो बुरी हालत में होता है। मोजी फौरन चीख कर कहता है कि उसे नीचे रखो और पूछता है कि उसके रिची के साथ क्या किया गया है। लेकिन बग्गी का आदमी बेपरवाही से कहता है कि आई कि ये सिर्फ एक बेकार बिल्ली है और उसने इसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ढाल बनाया था ताकि उसके कपड़े खराब ना हो। इतना कहकर वो रिची को बुरी तरह जमीन पर पताक देता है। रिची को इस हालत में देखकर मोजी घबरा जाता है और उसके पास भाग कर जाता है। वो बार बार रिची का नाम लेकर उसे उठने के लिए कहता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तभी एक्रोबैट कबाजी आगे बढ़ता है और गुस्से में मोजी से कहता है कि उसके रास्ते से हट जाओ।
बिना एक पल गवाए कबाजी मोजी को एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे मोजी हवा में उछलकर सीधा लूफी की तरफ जा गिरता है। लूफी भी तुरंत रिएक्शन देता है और मोजी को एक तेज किक मारकर साइड में हटा देता है। फिर कबाजी की तरफ देखकर कहता है कि रास्ते से तुम हटो। इसके बाद कबाजी अपनी तलवार संभालते हुए कैप्टन बग्गी के सामने झुक कर कहता है कि अगर इजाजत हो तो वो इस टोपी वाले लड़के को आज ऐसा सबक सिखाएगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। बग्गी के चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान आ जाती है और वो फौरन कबाजी को लड़ाई की इजाजत दे देता है। बग्गी की इजाजत मिलते ही कबाजी मुस्कुराकर अपनी यूनिसाइकिल पर सावर होता है और लूफी की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे, मैं हूँ एक्रोबैट कबाजी, कैप्टन बग्गी का चीफ ऑफ स्टाफ। अब कैप्टन बग्गी के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो अपनी यूनिसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता है और तलवार निकालकर सीधा लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके वार करने से पहले ही जोरो बीच में आ जाता है और अपनी तलवार से उसका रास्ता रोक देता है। जोरो ठंडे लहजे में कहता है, अगर तलवारबाजी करनी है तो मुझसे लड़ो। कबाजी हंस पड़ता है और कहता है, बिल्कुल खुशी से, आओ जोरो, तुम जैसे तलवारबाज को हराने का मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लूफी जोरो की तरफ देखकर कहता है, सुनो जोरो, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, इसे मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन जोरो फौरन जवाब देता है, नहीं, ये मेरा शिकार है। कबाजी जोरो के बदन पर लगे गहरे जख्म को देख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये वो जख्म है जो तुम्हें कैप्टन बग्गी से लड़ते वक्त लगा था। अगले ही पल कबाजी अपने मुंह से आग की लपटें निकालता है ताकि जोरो का ध्यान भटक जाए। जैसे ही जोरो एक पल के लिए रुकता है, कबाजी अपनी यूनिसाइकिल की स्पीड बढ़ाता है और तलवार से सीधा जोरो के पुराने जख्म की तरफ वार करता है। वार लगते ही जोरो दर्द की वजह से घुटनों के बाल जमीन पर आ जाता है। कबाजी हंसकर कहता है, क्या हुआ, मैंने तो इतनी जोर से भी नहीं मारा था। नामी गुस्से में कहती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बार बार जोरो के जख्म पर ही हमला कर रहा है। अब कबाजी फिर अपनी एक्रोबैट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी यूनिसाइकिल को तेज रफ्तार से घुमता हुआ जोरो के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और इतनी धूल उड़ा देता है कि जोरो को कुछ नजर ही नहीं आता। जोरो गुस्से में कहता है, ये कैसी बकवास टेक्निक है, सिर्फ धूल उड़ा रहा है। लेकिन इसी धूल का फायदा उठकर कबाजी दोबारा अचानक जोरो के जख्म की तरफ तलवार से वार कर देता है। नामी चीख उठती है, फिर से उसके जख्म पर हमला किया। कबाजी मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है ना? अब समझे बग्गी पायरेट से दुश्मनी करना कितनी बड़ी बेवकूफी थी। नामी परेशान होकर लूफी से कहती है, जोरो बहुत जिद्दी है, इतना जख्मी होने के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ रहा। लूफी, तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो, कुछ करो, वो तुम्हारा टीममेट है। कबाजी तलवार उठाकर कहता है, अब ये लड़ाई यही खत्म होती है। लेकिन जोरो गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मेरे जख्मों पर वार करके खुश हो रहे हो तो आ जाओ। कबाजी फिर उसी जख्म की तरफ वार करता है, लेकिन इस बार जोरो वक्त पर पीछे हटकर उस हमले से बच जाता है। नामी हैरानी से कहती है, अरे तुम बच गए। जोरो अपनी तलवारें मजबूती सर पकड़ कर कहता है, सिर्फ मेरे जख्म पर वार करके तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज क्यों बनूंगा। लूफी मुस्कुरा कर कहता है, वाह जोरो, यही तो तेरा जलवा है। कबाजी भी मुस्कुरा कर कहता है, लगता है अब असली मुकाबला शुरू होगा। जोरो अपनी तलवारें सामने करते हुए कहता है, मेरी तलवारें दुनिया की बेहतरीन तलवारों में से हैं। चाहे कोई खुद को कितना भी बड़ा तलवारबाज समझे, मुझसे नहीं जीत सकता। कबाजी जवाब देता है, हिम्मत तो काफी है तुम में, लेकिन इतने जख्म हैं कि हारने के बाद बहाना भी मिल जाएगा। जोरो कहता है, अगर इन छोटे मोटे जख्मों के साथ भी आज मैं हार गया तो फिर दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। लूफी जोर से कहता है, जोरो, इसे हरा दो। नामी मायूसी से कहती है, मैं और यह पागलपन नहीं देख सकती। तुम पायरेट्स एक दूसरे को मारते रहो, चाहे कोई जीते या हारे। मैं इस मौके का फायदा उठाकर बग्गी का खजाना लूट कर यहाँ से निकल रही हूँ। अगर तुम दोनों जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। लूफी हंसते हुए कहता है, ठीक है, बाय। उसी वक्त कबाजी अपना सबसे खतरनाक हमला शुरू करता है और चीखता है, डांस ऑफ 100। इसके बाद वह
समर फायरवर्क्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक के बाद एक धमाकेदार हमले करता हुआ अपनी अन्य साइकिल पर तेज रफ्तार से जोरो की तरफ बढ़ता है। लूफी हैरान से कहता है, बाप रे। कबाजी फिर चीखता है, अब मेरी यूनिसाइकिल का वार भेलो। बग्गी दूर से चिल्लाता है, कबाजी, जोरो को मेरी तरफ से तोहफा समझकर उसके टुकड़े कर दो। जैसे ही कबाजी अपना फैसला कुन वार करने के लिए जोरो के बिल्कुल करीब पहुंचता है, लूफी तुरंत उसके और जोरो के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो मुझसे लड़ो। इसी दौरान नामी बग्गी के खजाने तक पहुंच जाती है और खुशी से कहती है, इतना सारा खजाना, अब ये सब मेरा है। लेकिन उसी वक्त बग्गी का एक आदमी उसे देख लेता है और चीख कर कहता है, ओए, तुम हमारे खजाने के साथ क्या कर रही हो? नामी जैसे ही बग्गी के खजाने के पास पहुंचती है, अचानक एक बग्गी पायरेट की आंख खुल जाती है। वो नामी को देख कर कहता है, कैप्टन बग्गी का हुक्म है कि जो भी हमारे खजाने के पास आए उसे। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही वो रुक जाता है और कहता है, अरे मेरी ड्रिंक तो खत्म हो गई। नामी फौरन अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और मासूम चेहरा बनाकर कहती है, मेरे सीने में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही वो पायरेट उसकी मदद के लिए पास आता है, नामी फौरन उसके सर पर जोर का वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। पायरेट के गिरते ही नामी खजाने का संदूक खोलती है और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो कहती है, आखिर ग्रैंड लाइन तक का मैप मिल ही गया। दूसरी तरफ कबाजी जोरो को घूरते हुए कहता है, तुम जैसे को हराने के लिए मुझे अपने कैप्टन की मदद की जरूरत नहीं है। जोरो गहरी सांस लेकर कहता है, बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ। कबाजी हंसकर जवाब देता है, मतलब तुम हार मान रहे हो? इतनी चोटों के बाद भी तुम लड़ते रहे, मैं मान गया। जोरो उसकी बात काट कर कहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी बकवास टेक्निक्स देख देख कर थक गया हूँ। कबाजी फौरन अपनी तलवार मजबूती से पकड़ कर कहता है, तो फिर अब मेरी असली तलवारबाजी का सामना करो। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कबाजी तेज रफ्तार से पहला वार करता है, लेकिन जोरो उसका हमला रोक देता है। अगले ही पल जोरो अपनी तीनों तलवारों से बिजली की रफ्तार में जबरदस्त काउंटर अटैक करता है। कबाजी संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो का वार इतना ताकतवर होता है कि वो सीधा उसके सीने पर लगता है। कबाजी हवा में उछलकर जोर से जमीन पर गिर जाता है। गिरते हुए वो कहता है, हम बग्गी पायरेट्स हैं, हम अनमामूली चोरों से हार नहीं सकते। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। जोरो अपनी तलवारें नीचे करता है और लूफी से कहता है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, अब बाकी सब तुम संभाल लो। लूफी मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, यहाँ से दे देख लूंगा। उसी वक्त नामी खजाने के भारी संदूक को घसीटते हुए कहती है, बग्गी पायरेट्स के खजाने से और क्या उम्मीद हो सकती है? बहुत भारी है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे इसे लेकर इस आइलैंड से निकालना होगा। अब मैदान में मेयर, मोजी और कबाजी सब जमीन पर पड़े होते हैं, जबकि जोरो भी अपने जख्मों की वजह से आराम कर रहा होता है। सिर्फ लूफी और बग्गी एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं। बग्गी लूफी को देखकर पूछता है, तुम भी पायरेट हो? लूफी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, हाँ, और करप्ट लाइन की तरफदार रहे हैं। बग्गी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ग्रैंड लाइन तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं, और अगर किसी तरह वहाँ पहुँच भी गए तो करोगे क्या? लफी बिना धारे जवाब देता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। ये सुनते ही बग्गी और जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अगर तुम पायरेट किंग बन सकते हो तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा और दुनिया का सारा खजाना मेरा होगा। लफी उसकी बात सुनकर कहता है, बहुत बातें हो गई, अब लड़ाई करते हैं। बग्गी अचानक लफी की टोपी को देखकर रुक जाता है और कहता है, तुम्हें देखकर मुझे रेड हेयर की याद आ जाती है। लफी फौरन पूछता है, क्या तुम शैंक्स की बात कर रहे हो? बग्गी जवाब देता है, हाँ, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? लफी कहता है, मुझे बताओ वो कहाँ है? बग्गी गुस्से से कहता है, चाहे मुझे पता भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। अगर जानना है तो पहले अपनी ताकत दिखाओ। लफी मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, फिर मैं तुमसे सब कुछ लड़ाई में उलझाऊंगा। बग्गी अपनी छुरियां निकालते हुए कहता है, उसे पहले मेरी ब्लेड तुम्हें 2 टुकड़ों में काट देगी, यह लोहा तक काट सकती है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। बग्गी पहले वार करता है, जबकि लफी उसके हमले से बचकर फौरन अपना काउंटर अटैक करता है। बग्गी अपनी डेविल फ्रूट पावर की वजह से अपने जिस्म को टुकड़ों में अलग कर लेता है और लफी का हमला बेकार चला जाता है। लफी हैरान होकर कहता, हर बार तुम टुकड़ों में कैसे बढ़ जाते हो? दूर खदी नामी सोचती है, ये दोनों अभी तक लड़ ही रहे हैं। बग्गी के आदमी चुपकर ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है,
मुझे यकीन नहीं होता। दूसरा फौरन उसे चुप करवाता है और कहता है, आवाज मत करो, अगर कैप्टन बगी ने हमें देख लिया तो वो हमें ही मार डालेगा। इसी बीच बगी अपनी सेपरेट पावर का इस्तेमाल करके अपने जिस्म के टुकड़ों से हर तरफ से लफी पर हमला करता है। लफी उसके कुछ बार रोक लेता है, लेकिन एक तेज ब्लेड उसकी प्यारी स्ट्रॉ हैट को काट कर उसमें छोटा सा चीरा लगा देती है। हैट को नुकसान पहुंचते ही लफी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो बगी की तरफ घूरते हुए कहता है, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसने मेरी इस हद को नुकसान पहुंचाया हो और मैं उसे माफ कर दूं। लफी की बात सुनते ही नामी को वो दिन याद आ जाता है जब लफी ने उसे बताया था कि ये स्ट्रॉ हैट उसकी सबसे कीमती अमानत है। ये हैट उसे शैंक्स ने दी थी और लफी ने उससे वादा किया था कि वो एक दिन सबसे जबरदस्त क्रू बनाएगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन पायरेट यानी पायरेट किंग बनकर ये हैट उससे वापस लौटाएगा। नामी लफी को देखकर सोचती है, मुझे तो लगता था कि इसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त ये सच में बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ बगी लफी की स्ट्रॉ हैट को उठाता है और उसे जानबूझकर खराब करना शुरू कर देता है। हैट को नुकसान पहुंचता देखकर लफी के जहन में शैंक्स की वो बात घूमने लगती है जब उसने अपनी सबसे कीमती स्ट्रॉ हैट लफी के सर पर रखते हुए कहा था, मैं ये हैट तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, इसका हमेशा ख्याल रखना और मुझसे वादा करो कि एक दिन तुम जरूर एक महान पायरेट बनोगे। फ्लैशबैक खत्म होते ही बगी हंस कर कहता है, एक पुरानी सी हैट भी कभी खजाना हो सकती है? खजाना तो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात होते हैं, ये पुरानी टोपी नहीं। लफी गुस्से से कांपते हुए जवाब देता है, बकवास बंद करो, ये शैंक्स की हैट है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं इसे एक दिन उसी को वापस लौटाऊंगा। ये सुनते ही बगी का चेहरा बदल जाता है और वो पूछता है, तो तुम शैंक्स को जानते हो? लफी फौरन जवाब देता है, हाँ, वो मेरे लिए बहुत खास है। बगी कहता है, हाँ, हम दोनों कभी एक ही क्रू में थे, हम एक ही शिप पर ट्रेनिंग करते थे, लेकिन वो लाल बालों वाला धोखेबाज निकला। शैंक्स के बारे में ये बात सुनते ही लफी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो बिजली की तरह बगी की तरफ दौड़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। बगी पीछे जा गिरता है जबकि लफी गुस्से में कहता है, आज के बाद कभी मत कहना कि तुम और शैंक्स एक जैसे हो। फिर लफी उससे पूछता है, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था और शैंक्स इस वक्त कहाँ है? बगी धीरे से उठता है और नफरत भरी आवाज में कहता है, शैंक्स वो इकलौता आदमी है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर वो उसके लिए अपनी गहरी नफरत जाहिर करता है। मुझे अपनी जिंदगी में आज तक किसी पर इतना गुस्सा नहीं आया। उस धोखेबाज शैंक्स ने मेरा बहुत सारा खजाना छीन लिया था। मैं नहीं जानता तुम दोनों के रिश्ते कितने अच्छे हैं, लेकिन तुम मुझे उसकी बुराई करने से नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद कहानी हमें कई साल पहले के फ्लैशबैक में ले जाती है जब बगी और शैंक्स एक ही पायरेट शिप पर अप्रेंटिस हुआ करते थे। दोनों उस वक्त भी हर छोटी बात पर झगड़ते रहते थे। इस बार दोनों की बहस इस बात पर शुरू हो जाती है कि ज्यादा ठंडा कौन सा है। बगी पूरी जिद के साथ कहता है, नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा ठंडा है, जबकि शैंक्स फौरन जवाब देता है, नहीं, साउथ पोल उससे भी ज्यादा ठंडा है। दोनों अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। बगी गुस्से में कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, आज मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगा। शैंक्स हंसी के साथ जवाब देता है, तो फिर कोशिश करके देख लो। बगी का गुस्सा और भड़क जाता है और वो कहता है, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी शिप का एक सीनियर पायरेट उन दोनों को डांटते हुए कहता है, यहाँ किसी को तुम्हारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इतना ही पता लगाना है तो खुद जाकर देख लो, अब दोनों शांत हो जाओ। इसी दौरान लुकआउट जोर से चिल्लाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दुश्मन का जहाज नजर आ रहा है। ये सुनते ही पूरा क्रू फौरन अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेता है और जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। बगी के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, अब मजा आएगा, हम पायरेट्स के लिए दुश्मन का जहाज किसी खजाने के तप्पू से कम नहीं होता। शैंक्स भी मुस्कुराकर कहता है, इस बात में तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन बगी फिर भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम बहुत शरीफ हो, तुम और इस क्रू के लोगों में दुश्मन का खजाना लूटने की भूख ही नहीं है। खजाना लूटे बिना पायरेट कैसे बनोगे? कुछ ही पालों बाद दोनों जहाज एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से तोपों के गोले चलने लगते हैं, तलवारें टकराती हैं और पायरेट्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी हंगामे के दौरान बगी एक दुश्मन पायरेट के पास तेज रफ्तार से पहुंचता है, उसके सीने पर जोर का मुक्का मारता है और वो पायरेट पीछे गिर जाता है। जब बगी उसके पास देखता है तो उसके हाथ में एक पुराना मैप होता है। वो फौरन मैप छीन लेता है और खुशी से कहता है,
अरे ये तो खजाने का मैप है। मैंने पहली बार ऐसा मैप देखा है। इसके मुताबिक खजाना समंदर के नीचे छुपा हुआ है। आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया। जंग खत्म होने के बाद शाम के वक्त बगी चुपचाप अकेला बैठकर उस मैप को देख रहा होता है और उसे किसी से छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शैंक्स खुशी खुशी उसके पास आता है और कहता है, ओए बगी, इधर आओ, हमारे साथ सेलिब्रेशन करो। आज हमें दुश्मन के जहाज से बहुत सारा माल मिला है। शैंक्स को अचानक अपने पास देखकर बगी घबरा जाता है और जल्दी से मैप छुपाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे पास कोई मैप नहीं है। शैंक्स हैक्वायर से पूछता है, बगी तुम ये क्या कह रहे हो? बगी तुरंत बात बदल देता है और कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो। फिर वो शैंक्स से पूछता है, तुम यहाँ से दाने का सोच रहे हो ना? आगे का क्या प्लान है? शैंक्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं अभी थोड़ी देर और रुकूंगा, हमारे पास अभी बहुत सारा माल है जिसे गिनना है। बगी अब भी शैंक्स के साथ बैठो होता है और उसके दिमाग में सिर्फ खजाना और दौलत घूम रही होती है। वो शैंक्स से पूछता है, वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें समंदर से कुछ खास मिला है, बता सकते हो वो क्या था? शैंक्स मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, हम 84 एक डेविल फ्रूट मिला है। ये नाम सुनते ही बगी हैरान होकर पूछता है, डेविल फ्रूट? तब शैंक्स लिस्ट उसे समझाता है। लोग कहते हैं ये समंदर के शैतान का फल है। जो भी इस फल को खा लेता है उसे एक अनोखी और जबरदस्त ताकत मिलती है, लेकिन बदले में वो इंसान हमेशा के लिए तैरने की सलाहियत खो देता है। ये बात सुनते ही बग्गी फौरन मना कर देता है और कहता है, कोई पागल ही होगा जो ऐसा फल खाए। अंदर ही अंदर बग्गी सोचने लगता है, अगर मैं तैर ही नहीं सका तो समंदर के नीचे छुपे खजाने कैसे हासिल करूंगा? तभी शैंक्स एक और बात बताता है जो बग्गी की सोच ही बदल देती है। शैंक्स कहता है, वैसे अगर कोई इसे खाना ना चाहे तो हम इस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में भी बेच सकते हैं। इतनी बड़ी कीमत सुनते ही बगी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी से कहता है, रुको, क्या? एक डेविल फ्रूट की इतनी ज्यादा कीमत? बस उसी पल बगी के दिमाग में एक चालाक प्लान आ जाता है। वो सोचता है कि अगर ये डेविल फ्रूट उसके हाथ लग गया तो वो इसे बेचकर बहुत अमीर बन सकता है। अगले ही दिन बगी सबके सामने नाटक करता है। वो डेविल फ्रूट को हाथ में उठाकर जोर से कहता है, मैं बगी द पायरेट अब इस डेविल फ्रूट को खाने वाला हूँ। क्रू के कई लोग हंसने लगते हैं और मजाक में कहते हैं, बच्चे कितने भोले होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। लेकिन असल में बगी बहुत होशियारी से असली डेविल फ्रूट को पहले ही छुपा देता है और उसकी जगह बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला एक नकली फल मुंह में डालकर खाने का नाटक करता है। सब लोग उसे देखकर कहते हैं, लो, बगी ने डेविल फ्रूट खा लिया, क्या अब तुम्हें कोई अलग ताकत महसूस हो रही है? बगी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करते हुए जवाब देता है, नहीं, मुझे तो कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। क्रू के लोग भी हैरान होकर कहने लगते हैं, अरे ऐसा कैसे? क्या ये डेविल फ्रूट नकली था? लेकिन किसी को भी बगी की असली चाल का अंदाजा नहीं होता। थोड़ी देर बाद बगी जहाज के एक कोने में अकेला बैठकर धीरे से मुस्कुराता है और दिल ही दिल में कहता है, मेरा प्लान कामयाब हो गया। ये लोग कितने भोले हैं, इन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान था। अब बस मौका मिलते ही मैं इस जहाज से निकल जाऊंगा। इस डेविल फ्रूट को 100 मिलियन बेरीज में बेचूंगा और उस पैसे से अपना खुद का क्रू बनाऊंगा। उसके बाद उस खजाने के मैप की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी ढूंढ निकालूंगा। बगी अपनी चाल चलने के बाद अकेला बैठा खुश हो रहा होता है कि अचानक शैंक्स उसके बिल्कुल पीछे आकर कहता है, अरे भाई, अकेले किससे बात कर रहे हो? शैंक्स की आवाज सुनते ही बगी बुरी तरह घबरा जाता है। जल्दी से असली डेविल फ्रूट और खजाने का मैप दोनों अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर घबराहट में कहता है, तुम अचानक ऐसे आ गए, डरा ही दिया। शैंक्स हंस कर कहता है, अरे तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो। और सुनो, किचन से कम खाना चुराया करो वरना कुक बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतना कहकर शैंक्स वहां से चलने लगता है। बगी सुकून का सांस लेता है और सोचता है कि उसका राज बच गया। लेकिन तभी शैंक्स अचानक दोबारा मुड़कर आता है और कहता है, अरे हाँ, कैप्टन तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये बात सुनते ही बग्गी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके मुंह के अंदर छुपाया हुआ असली डेविल फ्रूट गलती से उसके गले के अंदर चला जाता है और वो उसे निगल लेता है। बग्गी जोर जोर से खांसने लगता है और हैरानी में चिल्लाता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने इसे निगल कैसे लिया? इसी घबराहट में उसके मुंह से खजाने का मैप भी बाहर निकलकर हवा में उड़ जाता है। शैंक्स फौरन आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, अरे बग्गी, देखो वो क्या उड़ रहा है। बग्गी जैसे ही ऊपर देखता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो चीख पड़ता है, अरे नहीं, मेरा खजाने का मैप। मैप को पकड़ने की जल्दी में बग्गी बिना सोचे समझे सीधा समंदर में छलांग लगा देता है। लेकिन पानी में गिरते ही
उसका पूरा जिस्म भारी हो जाता है। वो हाथ पांव मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल भी हरकत नहीं करता। बगी घबराकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? मैं तैर क्यों नहीं पा रहा? क्या डेविल फ्रूट खाने के बाद वाकई इंसान हमेशा के लिए तैरने की सलाहियत खो देता है? बगी धीरे धीरे समंदर के अंदर डूबने लगता है। शांक्स फौरन समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। वो घबराकर चिल्लाता है, अरे बगी, क्या हुआ? तुम तैयार क्यों नहीं रहे? बगी बस एक ही बात कह पाता है, बचाओ। इतना सुनते ही शांक्स बिना एक पल जाया किए सीधा समंदर में छलांग लगा देता है और अपनी जान की परवाह किए बिना बगी को डूबने से बचा लेता है। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लफी हैरानी से बगी से पूछता है, रुको, तुम कह रहे हो कि शांक्स ने तुम्हारी जान बचाई थी? लेकिन बगी अब भी सिर्फ अपने खजाने के बारे में सोच रहा होता है। वो गुस्से से कहता है, मैं सब कुछ खो बैठा, समंदर के नीचे छुपे खजाने को पाने का मौका भी चला गया, इसीलिए मुझे जमीन के खजानों के पीछे भागना पड़ा और अपनी चॉप चॉप पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। इतने में बगी की नजर नामी पर पड़ती है, जो खजाना लेकर भागने की कोशिश कर रही होती है। बगी अपने डेविल फ्रूट की पावर से अपने जिस्म के अलग हुए हिस्से को हवा में उड़ाकर नामी का पीछा करता है और जोर से चिल्लाता है, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अगर किसी ने तुम्हें बचाने की कोशिश की तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। रुक जाओ लड़की। जैसे ही बगी का उड़ता हुआ जिस्म नामी पर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, लूफी फौरन बीच में आ जाता है और हवा में उड़ते बगी के बॉडी पार्ट पर एक जबरदस्त लात मारता है। लूफी की किक इतनी ताकतवर होती है कि बगी का हिस्सा दूर जा गिरता है और नामी बच जाती है। बगी गुस्से कहता है, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लूफी मुस्कुरा कर जवाब देता है, अरे रुक जाओ जनाब, अभी तो हमने शुरुआत की है। दूसरी तरफ गांव के लोग भी शहर की तरफ से आने वाली लड़ाई और कैनन की आवाजों से परेशान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, ये हो क्या रहा है? मेयर इतनी देर तक कभी गायब नहीं रहते। दूसरा कहता है, मैंने भी लड़ाई और कैनन की आवाज सुनी है। एक और गांव वाला कहता है, मैं जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं, वहाँ पायरेट्स हैं, अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। इसके बाद सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो एक साथ शहर की तरफ जाएंगे और अपने मेयर की मदद करेंगे। इधर लूफी नामी से कहता है, सुनो नमी, खजाना यहीं छोड़ दो और निकल जाओ, वरना बग्गी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन नमी फौरन मना कर देती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं अपना खजाना यहीं क्यों छोड़ दूं? ये बात सुनते ही बग्गी गुस्से से पूछता है, क्या तुमने इसे अपना खजाना कहा? नामी पूरी हिम्मत से जवाब देती है, बिल्कुल, मैं एक चोर हूँ जो सिर्फ पायरेट्स को लूटती हूँ। मैंने ये सारा खजाना तुम जैसे बुरे पायरेट से चुराया है, इसलिए अब ये मेरा है। बगी गुस्से में चिल्लाता है, ये बकवास है। नामी हंस का जवाब देती है, वाह, एक चोर दूसरे चोर को नसीहत दे रहा है। जिस दिन मैं तुमसे जिंदगी के सबक लेने लगूंगी, उस दिन चोरी करना भी छोड़ दूंगी। नामी का ये जवाब सुनकर बगी का गुस्सा और भी भड़क उठता है। वो अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों को फिर से कंट्रोल करता है, अपने हाथ को हमले के लिए तैयार करता है और गुस्से से कहता है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो लड़की, अब तैयार हो जाओ। बगी अब भी अपना खजाना वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। वो गुस्से से नामी को घूरते हुए कहता है, तुम्हें लगा पैसों के लिए तुम मुझे रोक लोगी? इतना कहकर बगी फौरन अपनी चॉप चॉप फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करता है। उसका पूरा जिस्म एक ही पल में कई हिस्सों में अलग हो जाता है। उसके हाथ, पांव और धड़ हवा में उड़ते हुए अलग अलग डायरेक्शन से नामी पर हमला करने लगते हैं ताकि वो किसी भी तरह खजाना वापस हासिल कर सके। ये मंजर देखकर लूफी भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या? इसका पूरा जिस्म तो बिखार गया, ये आखिर है क्या? बगी हंस कर कहता है, सुनो ना, मेरा खजाना मुझे वापस दे दो। इतना कहकर उसका उड़ता हुआ हाथ सीधा नामी की तरफ बढ़ता है और वो उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी फौरन बीच में आ जाता है। सीधा हमला करने के बजाय लूफी एक अजीब लेकिन मजेदार तरीका इस्तेमाल करता है। वो बगी के अलग हुए पांव को पकड़कर उनमें गुड़गुड़ी करना शुरू कर देता है। गुड़गुड़ी होते ही बगी जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल ही नहीं कर पाता। हंसते हंसते वो चिल्लाता है, अब बस भी करो, रुक जाओ, रुक जाओ। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नामी बिल्कुल भी रहम नहीं करती। वो खजाने के भारी बैग को उठाकर पूरी ताकत से बगी के सर पर दे मारती है। जोर का वार लगते ही बगी दर्द से चीख उठता है और गुस्से में कहता है, मेरा खजाना मुझे वापस दे दो, ये बिल्कुल गलत है।
लेकिन उसके संभालने से पहले ही लूफी उसके सामने आकर मुस्कुराता है। अंदर कहता है, लगता है तुम भूल गए हो, अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। इतना कहकर लूफी हवा में उछलता है और पूरी ताकत के साथ बगी के चेहरे पर एक जबरदस्त लात मारता है। किक इतनी ताकतवर होती है कि बगी दूर जा गिरता है और उसका जिस्म फिर से इधर उधर बिखार जाता है। लूफी उसकी तरफ देखकर कहता है, इस लात को मेयर की तरफ से तोहफा समझना। लूफी की मदद की वजह से नामी एक बार फिर बगी के हमले से बच जाती है। वो हल्की सी मुस्कुराकर को दोबारा देखकर लूफी भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये अभी भी जिंदा है? बगी गुस्से से चिल्लाता है, मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब कोपिंग काम से। फिर वो अपने अलग हुए बॉडी पार्ट्स को हुक्म देता है, चलो सब वापस जुड़ जाओ। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। बगी बार बार अपनी पावर इस्तेमाल करता है, मगर उसके बॉडी पार्ट्स उसके पास वापस नहीं आते। वो तरानी से कहता है, ये क्या हो गया? तब नामी मुस्कुराते हुए उसके सामने आती है और तोरदा, बगी तुम यही ढूंढ रहे थे ना? असल में नामी ने पहले ही बगी के सारे अलग हुए बॉडी पार्ट्स को मजबूती से रस्सी में बांध दिया होता है, इसलिए बगी अपने डेविल फ्रूट की पावर का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। बगी गुस्से से तड़पता हुआ कहता है, नहीं, मेरी बॉडी के साथ ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन उसके संभालने से पहले ही लूफी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इतना ताकतवर मुक्का लगता है कि बगी हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है और लड़ाई से बाहर हो जाता है। ये सब देखकर बगी के क्रू कर लोग बुरी तरह डर जाते हैं। एक पायलट कहता है, वाह, उस ऑपरेटिंग ने तो कैप्टन बगी को ही उड़ा दिया। दूसरा फौरन बोलता है, ये लड़का बहुत करपनाक है, सब लोग मारे होने का नाटक करो वरना अगला नंबर हमारा होगा। और फिर पूरा क्रू जमीन पर लेटकर मारे होने की एक्टिंग करने लगता है। इधर नामी की नजर लूफी के स्ट्रे हेड पर पड़ती है, जो लड़ाई के दौरान फट गई होती है। वो कहती है, तुम्हारी टोपी की हालत तो बहुत खराब हो गई है। लूफी बिना फिक्र किए टोपी उठाकर पहन लेता है और तोड़ता है, कोई बात नहीं, सेनेसी अभी की पहन सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने बगी को अच्छा फवक दिखा दिया। नामी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो मैंसी ककती हूँ। लूफी हैरानी से देती हूँ। लूफी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुमने कुछ कहा? नामी फौरन बात बदल देती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ये खजाना हम दोनों में बराबर बांट लेंगे। इससे उठाने में मेरी मदद करोगे? इतना सारा सोना और खजाना देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है। नामी कहती है, बगी चाहे कितना भी बेवकूफ था, लेकिन उसे पता था कि ये खजाना बहुत कीमती है। मैं इसे बेचकर कम था मैप भी मिल गया और एक नेविगेटर भी। जोरो धीरे धीरे होश में आता है और कहता है, अजीब लग रहा है, मेरा सर बहुत घूम रहा है। नामी दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों को हर बात पर लड़ना ही आता है क्या? लूफी मासूमियत से पूछता है, अरे मैंने अब क्या किया? नामी उसकी तरफ देखकर कहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद हो। चलो पहले देखते हैं मेयर ठीक है या नहीं। लूफी भी फौरन मान जाता है और कहता है, हाँ सही कहा, अब खतरा टाल चुका है, हमें उन्हें होश में लाना चाहिए। इतने में गांव के लोग शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और तीनों को देखकर रुक जाते हैं। एक आदमी पूछता है, रुको, देती है और धीरे से कहती है, अच्छा हुआ ये आम लोग हैं, मुझे लगा था फिर से पायरेट्स आ गए। लेकिन तभी सबकी नजर बेहोश मेयर पर पड़ती है। दाव वाले घबराकर उनके पास दौड़ते हैं और कहते हैं, अरे मेयर को क्या हुआ, जल्दी देखो। फिर शक भरी नजरों से लूफी और उसके दोस्तों को देखते हुए कहते हैं, जरूर इन लोगों ने ही कुछ किया है। बिना सोचे समझे लूफी फौरन सच बोल देता है, दरअसल मेयर को मैंने ही बेहोश किया था। ये सुनते ही नामी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत थी? लूफी मासूमियत से जवाब देता है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, तुम्हें उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन गांव वालों का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हैं, हमारे मेयर पर हमला क्यों किया? तुम लोग आखिर हो कौन? नामी दिल ही दिल में सोचती है, ये लोग बहुत गुस्से में हैं, हम इन्हें ये नहीं बता सकते कि हम पायरेट्स और चोर हैं। लेकिन उससे पहले ही लूफी फिर से सब कुछ खुद ही बता देता है और कहता है, हम पायरेट्स हैं। बस इतना सुनना था कि पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाता है। लोग गुस्से से चिल्लाते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। लूफी जोरो के पास जाता है। जोरो खड़ा होते हुए कहता है, अब क्या करें? लगता नहीं ये लोग हमारी बात सुनने वाले हैं। लूफी फौरन जोरो को कंधे पर उठाता है और तीनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से लोग चीखते रहते हैं, रुको। नामी भागते भागते गुस्से में कहती है,
तुम हर बार सिचुएशन और खराब कैसे कर देते हो। इस बूढ़े मेयर की वजह से अब पूरा शहर हमारे पीछे पड़ गया है। ये लोग हमारी बात सुनने वाले नहीं, इसलिए बस भागते रहो। इतने में नामी मुड़ती है तो देखती है कि लूफी अचानक दूसरी तरफ भाग गया है। वो चीख कर कहती है, 1 मिनट, मुड़ने से पहले बता तो दिया करो। तीनों भागते भागते शहर के बाहर पहुंचते हैं, जहां उनके सामने चौचो नाम का वफादार कुत्ता आ जाता है। लेकिन इस बार वो उनका रास्ता नहीं रुकता, उल्टा गांव वालों के सामने खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। गांव वाले कहते हैं, हटो रास्ते से, ये तीनों पायरेट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये कुत्ता इतना क्यों भौंक रहा है, लगता है पागल हो गया है। लेकिन चौचो फिर भी हिम्मत से उनका सामना करता रहता है और लूफी, नामी और जोरो को भागने का वक्त दे देता है। लूफी पीछे मुड़कर उस वफादार कुत्ते को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया मेरे लाल। नामी गहरी सांस लेते हुए कहती है, आज तो हम पकड़े ही जाते, शूशू की वजह से ही बच गए, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लूफी मुस्कुरा कर जवाब देता है, छोड़ो ना, कम से कम हम यहाँ से निकल तो रहे हैं। नामी बस हल्की सी सांस भर कर कहती है, हाँ वो तो है। रास्ते में चलते चलते लूफी की नजर नामी की तलवार पर पड़ती है और वो पूछता है, 1 मिनट, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत कमाल की है। नामी आराम से जवाब देती है, इतनी भी खास नहीं, मैंने इसे कुछ पायरेट से चुरा लिया था। इतने में अचानक कुछ पायरेट्स उनके सामने आ खड़े होते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक गुस्से से कहता है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब बचकर कहाँ जाओगी, सोचा नहीं था इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। लूफी हैरानी से नामी की तरफ देखकर पूछता है, तुम इन्हें जानती हो। नामी थोड़ी सी मुस्कुराकर कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन पायरेट्स फौरन बोल उठते हैं, कुछ ऐसा ही नहीं, इस लड़की ने हमें बेवकूफ बनाया था और अब तुम दोनों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, लगता है तुम दोनों इसके दोस्त हो। इतने में उनकी नजर बेहोश पड़े जोरो पर पड़ती है। वो उसे पहचान नहीं पाते और कहते हैं, लगता है इसने कुछ ज्यादा ही पी ली है, ओए उठ। लेकिन जैसे ही जोरो का चेहरा साफ नजर आता है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर पीछे हटने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही खतरनाक सोर्ड्समैन जोरो है। दूसरी तरफ ऑरेंज टाउन में मेयर को होश आ जाता है। गांव वाले खुशी से कहते हैं, देखिए मेयर को होश आ गया, शुक्र है आप ठीक है। मेयर धीरे धीरे उठते हुए पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ। गांव वाले जवाब देते हैं, जब हम यहाँ आए तो यहाँ पायरेट्स थे, लेकिन वो सब भाग चुके थे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ। मेयर फौरन पूछते हैं, वो बच्चे कहाँ गए। फिर उन्हें याद आता है कि लूफी और उसके साथियों ने ही बगी को भगाया था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बेवकूफ बच्चों, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या। लेकिन उन्हीं शरारती बच्चों ने हम सबको पायरेट से बचाया। गांव वाले कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, वो पायरेट्स दोबारा वापस नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोग अब भी गुस्से में होते हैं और कहते हैं, इतना काफी नहीं, जिन्होंने हमारे शहर को बर्बाद किया है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तब मेयर उन्हें रोक कर कहते हैं, उन बच्चों के बारे में सिर्फ मैं कुछ कहूंगा और कोई नहीं, समझे। गांव वाले हैरान होकर पूछते हैं, आप उन पायरेट से हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं। तब किसी को याद आता है कि वो लोग शायद पोर की तरफ गए हैं। मेयर फौरन कहते हैं, जल्दी चलो, वो बच्चे इस तरह नहीं जा सकते, मुझे उनसे बहुत सी बातें करनी है। इधर लूफी, नामी और जोरो बग्गी की छोड़ी हुई बोट तक पहुंच जाते हैं। लूफी खुशी से कहता है, चलो जी अब निकलते हैं। जोरो बोट को देखकर पूछता है, एक बात बताओ, इस बोट पर अभी भी बग्गी का झंडा क्यों लगा हुआ है। नामी जवाब देती है, क्योंकि ये बोट पहले बग्गी की थी, फिक्र मत करो, मैं अभी इसका झंडा बदल देती हूँ। जैसे ही तीनों सफर शुरू करने वाले होते हैं, पीछे से मेयर की आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो। लूफी मुड़कर कहता है, अरे ये तो ओल्ड मेयर है। मेयर उनके पास आकर जज्बाती अंदाज में कहते हैं, मुझे लगा था आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम बच्चों की वजह से मैं बच गया, दिल से शुक्रिया। लूफी मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं। मेयर फिर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारा एहसान अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इतने में लूफी चुपके से खजाने का बड़ा बैग बोट से नीचे गांव वालों के लिए छोड़ देता है। नामी ये देखकर जोर से कहती है, ये तुमने क्या किया, खजाना पीछे छोड़ दिया, तुमने ये जानबूझकर किया ना, पागल लड़के, उस बैग की कीमत 5 मिलियन बेरीज थी। लूफी आराम से जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन उन्हें अपना शहर दोबारा बसाने के लिए पैसों की जरूरत थी।
नामी गुस्से से कहती है, लेकिन वो मेरा खजाना था। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से उसे चुराया था। मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगी। लूफी कंधे उचका कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नामी गुस्से में धमकी देती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें सीधा पानी में फेंक दूंगी। ये सुनकर जोरो हंस पड़ता है और कहता है, चलो कम से कम हमें एक नेविगेटर तो मिल गई। अब वक्त ही बताएगा कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। इसी के साथ ऑरेंज टाउन की कहानी खत्म होती है और हमें अगले एपिसोड की झलक दिखाई जाती है। लूफी कहता है, आखिरकार हम किनारे पर पहुंच ही गए। आगे का सफर बहुत खतरनाक होगा। हमें खाने और बियर के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जोरो पहाड़ी पर बने एक बड़े घर की तरफ देखकर कहता है, शायद वहां के लोग हमारी मदद कर सकें। लूफी हमेशा की तरह बस एक ही बात कहता है, मुझे तो बस मीट मिल जाए। तभी एक नया लड़का दिखाई देता है और तो सोप की आवाज सुनाई देती है। अरे वो कौन है? खुद को यहाँ का कैप्टन कह रहा है। नरेटर बताता है, वन पीस के अगले एपिसोड में इंसाफ के लिए झूठ, कैप्टन उसोप। और लूफी हमेशा की तरह जोर से कहता है, मैं बनूंगा पायरेट किंग। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।